अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अरशद शरीफ केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। देर कर दी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब देखने ये है कि इस पूरे मामले में इंसाफ की उम्मीदें जाग गई। ये कौम का मुतालबा था और पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स भी लिखे जा रहे थे और उस चीज़ का जो मदावा इस सूरत में हुआ कि अब इस पे सोमोटो ले लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि शहीद अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर अरूज पे है। असम्बलियों की तहलील होगी या नहीं, मशावरतें मुलाकातें जारी हैं। हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस पूरे अमल का, चूँकि सबसे ज़्यादा जो दावे कर रही थी मौजूदा हुकूमत, और ख़ास तौर पे वो इमरान खान साहब को कह रही थी कि आप तो कश्मीर में हुकूमत में है, जीबी में हुकूमत है, केपी और पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आप पहले अपनी हुकूमत छोड़ें और उसके बाद नए इलेक्शंस की बात करें। तो खान साहब का ये ऐलान और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह असम्बलियाँ बच जाएँ, असम्बलियाँ ना जुटें और मामलात आगे चलें। इस तनाजुर में पस्से पर्दा मुलाकातें भी हो रही हैं और इस मुलाकातों का मुज़ाकरात इनफैक्ट इसका एतराफ़ किया है इमरान खान साहब ने भी, और गो के डायलॉग्स होने चाहिए और ये चीज़ें चल रही हैं। देखना ये है कि क्या इससे कोई ये मुज़ाकरात जो है वो नतीजा खेज़ साबित होंगे या नहीं। और इस वक्त हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमें हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। आज मौलाना फजल रहमान साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह कबल अज़ वक्त इलेक्शंस नहीं होंगे, किसी का कोई दबाव भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखना ये कि क्या आइनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे भी या नहीं। चूँकि दावा किया जा रहा है कि मार्च 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोच रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है। उन्होंने एक नई तहरीक भी शुरू की है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, और इन तमाम चीज़ों का देखते हैं कि फ़ायदा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मोमेंटम को अपने हक़ में तब्दील करने में कामयाब होगी, इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं, और जो असम्बलियाँ हैं वो क्या तहलील होंगी, यानी इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे खान साहब से आज जो व्लॉगर्स थे और जो करंट अफेयर्स के जो व्लॉग्स करते हैं एंकर्स और यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग जो है असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा भी रहे हैं, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, अब अगर दोबारा हुकूमत मिलती है तो हम तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और एहतसाब का अमल जो है वो बड़ा साफ शफाफ होगा। और वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को अगर हमने मज़ीद वक्त दिया तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि NRO 1 ने जो था वो कौम को महंगा पड़ा और NRO 2 ने तो बिल्कुल ही तबाही फेर दी। इन तमाम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है गजाला सैफ़ी साहबा, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करनी है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है मैंने। गजाला सैफ़ी साहबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सीनियर सियासतदान रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जनाब। बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, सीनियर तजियाकार। बैरिस्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। सर प्लेजर एज ऑलवेज। वैसे गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि शुरू में हम अरशद शरीफ साहब पे बात करेंगे। आप देर कर दी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया, इस पे अब नोटिस ले लिया गया है और हम देख रहे हैं कि इतने 43 डेज़ गुजर गए इस पूरे अमल को और हाई प्रोफाइल केस था, सब लोगों की इस पे नज़रें थीं। इस पर प्रोटेस्ट भी बड़ा हो रहा था, ख़ासतौर पे सहाफ़ती हल्कों में, और पॉलिटिकली पार्टीज़ ने भी इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन क्या वजह है कि इतनी देर के साथ सुप्रीम कोर्ट, और ये एक मुहिम चली आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, पूरी सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिखे गए, उसके बाद आज ये कम अज़ कम नोटिस ले लिया गया। किस तरह देखते हैं इसका कानूनी पहलू, और ये जो 43 डेज़ डिले हुआ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे केस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़फ़ीर बहुत कम होता है कि मेरी और आपके व्यूज में जो है वो डिफरेंस होता है, हमारे डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं, मगर आज जो है हमारा व्यू जरा थोड़ा सा डिफर करेगा। उसकी वजह यह है कि मैं जिस लीगल आइडियोलॉजी से जी सब्सक्राइब जी। करता हूँ वो शायद ज्यादा क्लोज है आसिफ सईद खान खोसा, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतजामी मामलात हैं और इंतजामी मामलात के जो मामलात हैं वो आर्टिकल 184(3) के अंदर
कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक। क्योंकि जब आप आर्टिकल 184(3) को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला लफ्ज ही आता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 199। और आर्टिकल 199 हाई कोर्ट के जो पावर्स है वो जब शुरू होते हैं तो वो कहते ही है दैट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी सच जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सरसाइज। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो रेमेडी थी वो मौजूद थी। पीटीआई ने खुशाइद करार दिया तो पीटीआई पंजाब में पावर में है, एफआईआर लॉन्च करती ना। वजीर आजम ने जो है वो खुशाइद करार दिया तो वजीर आजम इस्लामाबाद में एफआईआर लॉन्च करवाते ना। क्यों वेट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ही सू मोटो ले? और फिर इवन अदरवाइज ये तो खत एक प्राइम मिनिस्टर लिख चुके थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसी हाई कोर्ट के एक जज को नॉमिनेट किया जाता और वो इसकी इंक्वायरी कर और जमा करवा देते, लेकिन एक 5 मेंबर लार्जर बेंच डे टू डे बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये बैठ के मैटर सुनेगा, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। विद ऑल सिंपैथी टू मिस्टर अरशद शरीफ एंड हिज फैमिली, और वो एक बड़े बेहतरीन एंकर थे। मैं भी आपको हम सारे आप भी मैं भी हम इकट्ठे भी उनका शो हमने 1-2 दफा देखा है, बड़ा जबरदस्त शो होता था, फैक्ट्स वाला होता था। लेकिन मैं समझता हूँ लीगल प्लेन के ऊपर शायद ये एक ऐसा सू मोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो शायद मैं समझता हूँ कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड पे भी सू मोटो ले लिया था। तो शायद वजह ये है कि मैं कॉन्जर्वेटिव लीगल आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। मेरा व्यू जो है वो आसिफ सईद खोसा वाला है कि इन इंतजामी मामला के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन बारिश साहब इसमें एक चीज़ है, एक चूंकि मुतालबा आवाम की तरफ से सामने आया, जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, कोई भी आम शहरी जाता है वो मुतालबा करता है, हुकूमत थी कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो लेकिन शायद कंट्रोवर्शियल होने से या इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया। फिर जो एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही थी जब हमने शुरू में देखा तो बड़ा प्रेशर था फैमिली के ऊपर भी। ये मामला चले अब आगे बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर लिया, लेकिन इसमें आम शहरियों ने बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे हैं, तो एक ये प्रेशर भी शहरियों की तरफ से बिल्ड किया गया। जी मैं यही समझ सकता हूँ कि शायद फिर कोई पॉपुलर जो है शायद कोई पॉपुलर प्रेशर था। चूंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद फिर कोई पॉपुलर प्रेशर ही था, क्योंकि सिर्फ शहरियों के खत लिखने से कोई ऐसी पावर सब्सक्राइब तो इंस्टीट्यूशन को नहीं हो सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ने उनको ना दी हो। आर्टिकल 175 इसके बारे में बड़ा कैटेगोरिकल है और बड़ा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने माजी में भी तो देखा ना सोमोटो होते रहे, तो ये इतना भी ऐसा केस नहीं था कि इस पे सोमोटो नहीं बनता। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल आपका नुक्ता नजर ठीक है। मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि वो जो शहरी थे उनके पास एक रेमेडी मौजूद थी सेक्शन 22A की, बिल्कुल वही रेमेडी जो इमरान खान के पास भी मौजूद थी। मैं इस पूरे नजरिए के खिलाफ हूँ कि नवाज शरीफ को कोर्ट में बाहर जाने दिया जाए, रात को 12 बजे कोर्ट्स खुलें, या फिर सू मोटो लिया जाए खान साहब के हमले के ऊपर, या सू मोटो लिया जाए अरशद शरीफ के ऊपर। हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक हम इस चीज को कानून के मुताबिक नहीं करेंगे तो जो आम इंस्टीट्यूशंस है वो तो वीक हो एग्जैक्टली बैरिस्टर साहब, यही वो पॉइंट है कि बात वही आ जाएगी। जी बैरिस्टर साहब, यही वो पॉइंट है कि आम शहरी भी कानून पे अमल दरामद इतना हो कि आम शहरी भी अगर चला जाए तो वो अगर एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा बदकिस्मती से, और इंस्टीट्यूट हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। फैसले क्या हैं, उसके पीछे मुहरकात क्या हैं, ये एक अलग डिबेट है। भाई साहब लाइन पर रहिएगा। गजाला सैफी साहिबा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा बुनियादी मुतालबा कर रही थी और सबसे ज़्यादा आवाज़ भी आपकी तरफ से उठाई गई अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से, और फिर जो लेटर्स लिखे गए खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी लेटर लिखा, और ये सारी चीज़ें थी। अब चूँकि इस केस पे सोमोटो ले लिया गया, आप किस तरह देखती हैं इस फैसले को? गजाला सैफी साहिबा। ओके मैं ये समझती हूँ कि जो वकील साहब अभी कह रहे थे वो तो होना ही चाहिए हर एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर, जहाँ पे जस्टिस का निज़ाम सही होता है वहाँ पे एफआईआर पहले दर्ज होती है, फिर वो कोर्ट्स में जाता है, फिर उस मामले को आगे देखा जाता है। मगर जब एक इतना बड़ा एक कत्ल एक जर्नलिस्ट का हुआ और जिसके अंदर वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत कत्ल हुआ एक शख्स जिसे
पाकिस्तान में जगह नहीं दी गई और पाकिस्तान से बाहर भी नहीं रहने दिया गया और फिर उसको ताक के और जांच के कत्ल किया गया, तो उसके लिए बहुत सारे सवाल पूरे अवाम में उठे हुए थे। और वो एक आम जर्नलिस्ट नहीं था, वो एक मीडिया जर्नलिस्ट ऐसा था जो कि तमाम जो चीज़ें थी उन पे से पर्दा हटा रहा था। तो लोग उसको रोज सुनते थे, लोगों के घरों का ड्राइंग रूम, लाउंजेस और बेडरूम का हिस्सा था वो शख्स के, जिसको लोग सीरियसली सुनते थे और जी उसकी जो रिसर्च थी उसको लोग रिस्पेक्ट करते थे। ऐसे शख्स को ऐसे ताक के मार देना आसान नहीं, और फिर उसके बाद इतने दिन तक उसकी एफआईआर न दर्ज होना, हुकूमत ने अपना काम नहीं किया और जो इदारे हैं वो कमज़ोर रहे, उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो फिर आखिरी चीज़ यही थी कि अवाम ने ओपन लेटर्स लिखे, लीडर्स ने लिखे और पिटिशंस गई और ऑनलाइन गया, पिटिशंस साइन हुई ऑल ओवर। तो उसके नतीजे में जी जी उसके नतीजे में ये रिजल्ट हुआ कि सू मोटो एक्शन लिया गया, विच इज़ वेरी करेक्ट। ठीक। गुलजार सैफी साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ दोबारा। ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं आप, चूँकि अच्छा फैसला है और खुशाइंद है, आपकी तरफ से भी तमाम पार्टीज मुतालबा तो कर रही थी, लेकिन हमने देखा आप चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं प्रयास, इसके ऊपर हुकूमती सतह पे कमेटी भी बनाई गई, उन्होंने तहकीकात भी की। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सो मोटो ले लिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ होगा और जो इसके पीछे मुलविस अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, मैं चंद भी साहब। इसके खिलाफ नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जी जी क्यों नोटिस लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा था तब उन्होंने क्यों नहीं लिया। एक पॉलिटिसाइज केस हो गया, उसका बड़ी देर से क्यों लिया गया। ठीक ये कोई नया केस नहीं है, तो ये देर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक इससे ये तो हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी टांगों में गोलियां लगी, दाई बाई टांगों का फैसला नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को उसका भी नोटिस लेना चाहिए। वो मेडिको लीगल नहीं करा रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को किसी भी पॉलिटिसाइज केस से अवॉइड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, ठीक। बाकी इदारे हैं उनपे वो ज्ञानचंद साहब, लेकिन बैरिस्टर साहब भी सुन रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो सुप्रीम कोर्ट करता भी नहीं है, वो तो उसके नीचे ज़रा लीगल टीम होती है, एफआईए या जो भी उसको हुकूमत से सपोर्ट चाहिए होती है, वो अपने फैक्ट्स इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें मिली हैं इस पूरे अमल में। तो देखिए, मैं जी जी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये यकीनन करना चाहिए कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब लिख रहा था तब ले लेती तो बहुत अच्छा था, ठीक। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या कि पॉलिटिसाइड केसेस से कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हाँ आगे तो वो कोर्ट्स की तरफ ही केसेस आने हैं ना। ठीक ठीक तो मेरा ख्याल ये था कि उसके लैपटॉप किसने छुपा के रखा है, उसके ये सब चीजें आ जाएंगी, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि किसने छुपा के रखा है लैपटॉप? ज्यादा पॉलिटिसाइड जो केस कर रहे हैं, जिसका मुल्क की सलामती से, मुल्क के अमन अमान से, हमारी हमआइंगी जो है उससे ताल्लुक है। सही वो है। एक प्राइम मिनिस्टर वो उसकी एक दफा दाई टांग में, दूसरी दफा बाई टांग में, उसकी सलवार से गोलियां, चार गोलियां निकलती हैं, लगती नहीं है। इस किस्म के झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया, उसका सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले। ज्ञानचंद साहब, सारे आप सेनेटर, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप तो ये बात ना करें, उन सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कभी लेफ्ट और राइट टांग की बात नहीं है, जो राइट लेग उनकी थी वही है। आपने देखी, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले। एक प्राइम मिनिस्टर चीख रहा है कि मेरा केस दाखिल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सब इस मीडिया के सामने आपके सामने उन्होंने उनका जो बैंडेज खुला है आपने देखा है, उनको गोलियां लगी, तो ये आपकी लीडरशिप शहीद हो चुकी है, तो आप तो इस तरह की बात ना करें ना कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी हॉस्पिटल से अपने रिपोर्ट बनवा रहा है, तो कोर्ट्स को वो भी नोटिस लेने चाहिए, जिससे ज्ञानचंद साहब, आप देखिए, ये सियासतदान यही करते हैं ना, यही इसी वजह से चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल से है तो जी जी लेट से प्राइम मिनिस्टर के लिखने पर नोटिस नहीं ले रही है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ ज्ञानचंद साहब लाइन पे रहिएगा। गजाला सैफी साहब, आप सुन पा रही हैं मुझे? गजाला सैफी साहब, एक्सरे रिपोर्ट्स मौजूद हैं,
तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अब वो शख्स हिल नहीं सकता, वो अपनी जगह से ही नहीं हिल पा रहा, जख्म दिखा दिए गए, हड्डी टूटी भी है टांग में जिसमें गोली लगी हुई है, और उसको अब टाइम लग रहा है ठीक। क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है, बोन की रिपेयर में टाइम लगता है, स्पेशली जब बंदूक की गोली जो अंदर तक गई हो, उसने क्या अंदर डैमेज किया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इमरान खान पे गोली चलाने के बावजूद उनको ये नहीं पता था, जिन्होंने भी प्लान किया था, कि अल्लाह उनसे बहुत बड़ा है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो इन्होंने जो कोशिश की वो नाकाम हुई, और इस बात की तिलमिलाहट बहुत ज़्यादा है। और जिसमें उनके अपनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये तक कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो यानी वो प्रिपेयर्ड थे इस बात के लिए कि खुदा न खास्ता ये गोली जो है वो लग जाती, और उसका जो इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था कि इमरान खान को मैंने मारा है, वो जो लड़का जो आदमी जिसने गोली चलाई थी, जो पकड़ा गया, तो उसने कहा मैंने इमरान खान को मारा है, पहला जुमला उसका यही था। तो ये इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये बातें जब इस तरह की करते हैं और जो बिल्कुल अननेचुरल और बिल्कुल तकलीफ दे हद तक झूठ बोलते हैं, तो फिर उस वक्त जरूरत पड़ती है ये बात कहने की कि ये जो सब कुछ हुआ है वो उसको किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल नहीं, उन्हें भी नहीं चाहिए। इमरान खान जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी, और उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि चोर आजम मशहूर हैं और मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और उनसे मिनट मिनट पे ये मालूमात किया जाता है कि पाकिस्तान कैसे चलाना है, बल्कि उसके बेड़ा गर्क और कैसे करना है। बार बार लंदन का चक्कर लगता है और बेड़ा गर्क करने की तरकीबें सोची जाती हैं। इन 10 महीनों के अंदर 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स नाकाम हो चुके हैं, जो इनके पिछले मफरूर फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसको ये किसी किस्म का आइंस्टाइन समझते थे फाइनेंस का, वो भी नाकाम हो चुके हैं, और इनकी तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। इमरान खान ने इतना बड़ा एक पत्ता इनके ऊपर फेंका है जिसमें असेंबली तोड़ने की उन्होंने बात की है, वो भी इनको हजम नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनके पास बुग़्ज़े इमरान में जो इनके दिल में आता है, जब भी आता है, ये बोलने से बाज नहीं आते, और फिर तोहमत हम पे लगाते हैं कि गालम गलोच का कल्चर हमने क्रिएट किया। गुफ्तगू का अंदाज इनका जरा सुना करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या बातें करते हैं। बिल्कुल, अब मैं इखलाकियात का खैर बिल्कुल मुजाहरा करना चाहिए, और जो भी आला लीडरशिप की तरफ से भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से खासतौर पे बड़ी बातें होती हैं, तो नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे ना माशरे में और ना ही सियासत में। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, एक चीज़ जो अभी ज्ञानचंद साहब बात कर रहे थे, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप तहकीकात करें इस मामले पे, तो उस वक्त वो क्यों नहीं हुए और आज क्यों उन्होंने ये सो मोटो लिया? तो इस पर रोशनी डालिए, आप रोशनी डालिएगा कि क्या इसमें इश्यूज़ क्या थे, प्राइम मिनिस्टर की बात को क्यों सेकंड नहीं किया गया और आज सो मोटो लिया गया, तो इस पर भी ज्ञानचंद साहब सवाल उठा रहे हैं। देखिए ज़फ़ीर, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, बहुत ही रेयर होता है कि मेरा और आपका डाइवर्जेंट ओपिनियन हो, इसी तरह उससे भी रेयर होता है जब मेरा और पीडीएम के कोई लीडर हो उनका ओपिनियन एक हो जाए। तो आज वो देना है कि आज वो भी हुआ है। देखिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ इन सो फार एज आई एम कंसर्न एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। जब प्राइम मिनिस्टर ने खत लिख दिया था तो उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता था। एक हाई कोर्ट लेवल का जज बड़ा स्क्वेयरली और फेयरली इस मामले को देख सकता था, तमाम रिपोर्ट्स को सबको समन कर सकता था और उसके बाद एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मुर्तकब कर सकता था। मैं नहीं समझता कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ केस वेयर एक तो नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए और फिर नंबर 2 एक 5 मेंबर लार्जर बेंच बना देना चाहिए। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, आप किसी भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग वकील से पूछ लीजिए, अगर कल वो एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लेके जाएगा कि इस बंदे के खिलाफ एफआईआर काटी जाए, तो हाई कोर्ट ही उसको फौरी तौर पर डिसमिस करके कहेगा कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं सेक्शन 22A में। तो ये हम एक्सेप्शन किस लिए बनाते हैं ज़फ़ीर, कि एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून? दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। जजेस हैव नो कंसर्न with what is going on in the talk shows. Judges have no concern with what letters are being written to them, and
Judges have no concern ठीक। with political narratives or सर political rhetoric. बैरिस्टर साहब, लेकिन सिंपल जजेस बात को है। ये कंसर्न तो होना चाहिए ना कि आपकी रियासत के अंदर, जिसके आप सुप्रीम कोर्ट के आप जस्टिस हैं, उसके अंदर इंसाफ तो होना चाहिए ना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी तो चाहिए, क्या ये कंसर्न तो इंसाफ उनका हो रहा है ना। या तो फिर ले ना जफीर, हम तो कह रहे हैं ना फिर हर मर्डर का थ्रू फोटो ले। जब लोग यहाँ पे 20-20 साल से मर्डर के मुकदमों में ठीक। पेंडेंसी में फंसे हुए हैं, फिर उसको डिसाइड करें। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही तो मेरा पूरा व्यू है कि एक केस में क्यों इंटरेस्ट जाता है, सर दूसरे एक में केस नहीं, हमने यही देखा ना interest कि क्यों नहीं एक, जाता? देखिए ये even इसमें अगर एक भाई लंबी डिबेट है देखिए, बैरिस्टर साहब, एक लंबी मैं डिबेट है, जो लेकिन मुझे ब्रेक का भी argument कहा जा रहा है, मैं खत्म ब्रेक पे भी करूं, जाना, लेकिन एक चीज़ और, लेकिन अवाम कौम और पाकिस्तान के अवाम जब देखते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा रहा है, तो रात को अगर अदालतें खुल सकती हैं, एक बंदे की जान चली गई, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, तो उसके ऊपर अरे सो मोटो भाई, नहीं तो बनता। दोनों चीजों में फर्क है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का मसला है, वो सुनने सुप्रीम कोर्ट ने आइन में लिखा हुआ है। एक मर्डर का इशू है, बिल्कुल लिखा हुआ है, murder लेकिन का उसके लिए issue- जल्दी इतनी है कि पहले से ही बैठ गए, अभी टाइम है, फैसला क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अदालतें पहले खुल जाती हैं। तो मैं आपकी बात से बड़ी हद तक मुत्तफिक हूँ कि इस तरह रात के वक्त अदालत को नहीं खुलना चाहिए था, मगर इस वक्त जो इशू एट हैंड है, आप उस पे आइए ना जफीर। जी जी, और वो नहीं उस बात पर ये है सर, उस पर कि फिर अब हम हमने- सारे हमारे कुलीग थे, वो तो हमने- दुख तो होता है ना कि अगर क्या हमने ये फैसला करना है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को कम स्ट्रॉन्ग किया जाए, या फिर हमारी सोच जिंदगी भर ये रहेगी कि फैसल वाडा मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, और वो जैकेट शैकेट पहन के क्लॉशन कॉल लेके दहशतगर्दों से लड़ने पहुंच जाता है, या ये सुल्तान राय टाइप सोच हमने नहीं होनी आगे चाहिए, लेके इसकी चलनी है। कोई इसका हामी नहीं है। मुल्कों में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में इस तरह की सोच नहीं चलती। बड़ी सिंपल बात है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका ये था कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो पावर रखते हैं कि ठीक है हाई बैरिस्टर कोर्ट बिल्कुल के ठीक है, आप जज कह रहे हैं, को लेकिन वक्त इंक्वायरी का ब्रेक का वक्त सरबराह हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, और इस वक्त जो असेंबलियां हैं वो तहलील होंगी या नहीं होंगी, आइन कानून क्या कहता है, क्यों जब PDM तहरीक अदम एतबार लेकर आती है तो उसको वो आइन में रहते हुए कहती है कि ये बेहतरीन फैसला है, लेकिन वही चीज़ जब प्रैक्टिस करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कि ये गैर आइनी इकदाम है। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना क्या वाकई कोई गैर आइनी इकदाम है, और क्या ये असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।